गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम IIT JEE का एडवांस लेवल तक का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नीट में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है रेजोनेंस। जैसा कि आपको पता है, देखिए रेजोनेंस क्या होता है। उसको समझने के लिए आप सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका सिंबल कैसे होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का बच्चों ये सिंबल होता है, उसको हम लिखते हैं VS, जो कि होता है VM साइन ओमेगा टी। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के बेसिक्स में ये आपको एकदम क्लियर है। अब समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एलिमेंट कनेक्ट करते हैं, दूसरा एलिमेंट कनेक्ट करते हैं, तीसरा एलिमेंट कनेक्ट करते हैं और इन तीनों को इससे कनेक्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस जो भी इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है यहाँ से, ये उसको हीट के फॉर्म में चेंज करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में चेंज करता है और ये स्टोर करता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। नाउ रेजोनेंस समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अप्लाइड वोल्टेज होता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो अप्लाइड वोल्टेज और जो उसके अक्रॉस करंट होता है वो उसका फेज डिफरेंस क्या है वो हमको चेक करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के केस में डियर स्टूडेंट्स फ्लो होने वाला करंट और उसके अक्रॉस दिया हुआ वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो करंट है उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है, फेज मतलब एंगल का क्या डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये t इक्वल टू 0 मानता हूँ, ये t इक्वल टू 0 मानता हूँ और ये एक्सिस होती है ओमेगा टी, ये एक्सिस होती है ओमेगा टी, तो इन दोनों में करंट में ये वोल्टेज है और ये करंट, तो दोनों का जो शेप, हाइट कम होगी पर शेप सेम होगा। और यहाँ अगर 0 से चालू हुआ है तो ये भी 0 से चालू होगा और अगर ये पाई पर खत्म हो रहा है तो ये भी पाई पर खत्म होगा, ये 2 पाई पे खत्म हो रहा है डियर्स तो ये भी 2 पाई पर खत्म होगा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में जो फेज डिफरेंस है या एंगल है दोनों के बीच में कितना है, 0 है। यहाँ तक क्लियर है। अब सिमिलरली डियर स्टूडेंट सेम थिंग हम निकालेंगे इंडक्टेंस के लिए। तो इंडक्टेंस में क्या होता है डियर्स वो देखेंगे। तो इंडक्टेंस में सेम AC वोल्टेज दिया गया एक इंडक्टर को और उसको हमने दिया डियर स्टूडेंट्स AC वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाला करंट हमने जब चेक करा डियर स्टूडेंट्स तो ये पाया गया कि उस वाले करंट, जो उसका करंट होता है आइडियली वो 90 डिग्री से लेग होता है, मतलब 90 डिग्री का उनमें फेज डिफरेंस होता है। ठीक है डियर्स, तो ऐसा 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, करंट हुआ किसका, दिस इज अ करंट इन द केस ऑफ इंडक्टर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट है वो इंडक्टर के केस में लेग करता है वोल्टेज को, इसको लेग करता है, वोल्टेज को लेग करता है। क्या लेग करता है, इसमें करंट लेग करता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अगर मैं कैपेसिटर की बात करूंगा तो कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स कैपेसिटर में करंट जो है वो क्या करता है, लीड करता है। करंट जो है वो लीड करता है किसको, वोल्टेज को। ठीक है डियर, अब देखिए एक सिंपल सी चीज मैं बनाता हूं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इन द केस ऑफ दिस RLC सीरीज सर्किट, करंट और वोल्टेज जो है डियर स्टूडेंट्स वो दोनों रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, लीडिंग। मतलब ये क्लॉकवाइज अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा VL डियर स्टूडेंट्स, सो दैट VL कहाँ पर आ रहा है, इस करंट के कंपेयर में जो वोल्टेज है इंडक्टर में वो कहाँ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, मतलब ये लीडिंग हुआ। हमने यही पढ़ा था कि इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है किसको, वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है किसको, करंट को। यहाँ तक क्लियर। तो देखो लीडिंग इधर आ गया। और सिमिलरली इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, करंट लीड करता है किसको, वोल्टेज को, तो वो कहाँ आ जाएगा, VC कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हो गया आपका VC। इज इट क्लियर। अब देखो इसको अगर मैं आइडियल केस में बनाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, तो आइडियल केस में क्या होगा, आइडियल केस में यहाँ पर 90 डिग्री का फेज होता है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ मैं बनाऊंगा ऊपर VL डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनाऊंगा मैं VC। अब इन दोनों के फेज कितना डिफरेंस हो गया, देखो 90 हो गया ना करंट के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अगर पीछे की तरफ लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स तो ये कितना हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो VL माइनस VC, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपने 11th में पढ़ा होगा फेजर डायग्राम, अगर दो फेजर के बीच में 90 डिग्री का फेज होता है तो जो रिजल्टेंट बनाएंगे, तो इस VL माइनस VC को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, तो दिस विल बी VL माइनस VC, तो दिस इज VR और दिस इज VL माइनस VC। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा तो दिस विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज, तो इसको रिजल्टेंट यहाँ लिखते हुए V लिखता हूँ केवल। तो आप बताइए, अगर दो में 90 डिग्री का है, जैसे इन दोनों में 90 डिग्री का है, इसमें और इसमें, तो इस पूरे में कितना निकालना हो तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल करंट मैंने सप्लाई करा I, ठीक है, और इसका जो पूरा अपोजिशन होता है उसको बोलते हैं Z, दैट इज द इम्पीडेंस, तो इसको मैं लिखता हूँ Z। आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो VIZ स्क्वायर इज इक्वल टू VR। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, VR का वोल्टेज क्या होगा, IR का स्क्वायर, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VL को I इंटू XL, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू XC इसका स्क्वायर। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से सॉरी, इसको मैं I लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी का नोटेशन I बनाया है, सीरीज है तो करंट सेम होगा, तो दिस विल बी I एंड दिस विल बी I, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब जगह से I मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से क्या, तो कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप समझिए डियर्स, रेजोनेंस क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे व्हाट इज रेजोनेंस, है ना। अब ये हो गया, तो Z बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, देखो XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1 बाय ओमेगा C। बाय चेंजिंग दीज पैरामीटर्स, इफ वी कैन मेक XL इज इक्वल टू XC, इन दैट कंडीशन ऑफ दिस सर्किट इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस कौन सी कंडीशन हो जाएगी डियर्स, अगर हम ओमेगा या ओमेगा सी, इनमें से किसी को भी हम चेंज करें और XL बराबर क्या हो जाए हमारा, XC हो जाए, तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज, मींस व्हाट आई मीन टू से, XL शुड बी इक्वल टू XC। अगर ऐसा हम अचीव करते हैं इस सर्किट में बाय चेंजिंग द थिंग्स, then what we can write here, Z is equal to, it will be R, ओके। अब Z इक्वल टू R हो गया, तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस और अपोजिशन दैट दिस सर्किट कैन ऑफर, सो दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस, एंड इन दिस कंडीशन द अपोजिशन विल बी मिनिमम। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको सब क्लियर है। सो दिस, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रेजोनेंस, है ना। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ओके। अब आप देखिए, इम्पीडेंस मिनिमम मतलब रेजोनेंस के केस में RLC सीरीज सर्किट में जो करंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा L, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बाय ओमेगा C, ठीक है। तो इसको हम क्या कैसे कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC, या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बाई LC। आई होप दिस इज clear. So this is known as resonant frequency, okay. So now we can solve it further. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई FR is equal to 1 by under root LC। तो FR is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 2 पाई under root LC। I hope this is also clear, okay। तो ये सब चीजें आपको यूज करनी है डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपने इतना दिमाग लगा के क्वेश्चंस करे तो आई एम श्योर कॉम्पिटिटिव का कोई भी आपसे गलत नहीं होगा। थैंक यू।